गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो क्लियर है सबका? ऑडियो सही आ रही है? ओके चलो। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस दिया था आपको करने के लिए, है ना? तो उन सारे क्वेश्चंस में क्या हुआ, कंप्लीट हो रहा है। एक क्या था, एरिया अंडर द कर्व का शीट के कुछ क्वेश्चंस थे। हाँ, एरिया शीट क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 क्वेश्चन में डाउट। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। 16 क्वेश्चन नंबर क्या है? 16 में इसने बोला है, क्वेश्चन नंबर 16 एरिया शीट में किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 16 और 17 या और किसी क्वेश्चन में डाउट? शीट वाले पार्ट में, शीट वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट? मिसलेनियस पे आते हैं, अभी पहले ये शीट वाला देखते हैं। शीट में कोई डाउट? एरिया शीट में क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 मिला था। 16 में पहला कर्व है एक्स स्क्वायर लेस देन वाई, है ना? तो ये कर्व था एक्स स्क्वायर लेस देन वाई, और दूसरा कर्व है वाई लेस देन एक्स। तो पहले आप क्या करो, सिंपली इनइक्वालिटी को हटा के इक्वालिटी लगा दो, है ना? और दोनों कर्व को आप प्लॉट करो। तो ये कौन सा कर्व है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ किया। और ये कौन सा कर्व है? y इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि y एक्स स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। तो ये ओरिजिन छोड़ के, क्योंकि ये ओरिजिन से ही पास कर रहा है, तो ओरिजिन पुट करोगे तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो हम उसके अलावा कोई और पॉइंट एक सोच सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां का एक पॉइंट ले लिया, कहीं भी आप चूज कर सकते हो। मैंने 0,1 ले लिया, तो अब 0,1 पुट करके देखो कौन सा है। ये 1 0 और ये 1, यानी ये 0,1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब ये कौन से रीजन की बात बोल रहा है? ये जो पैराबोला का ऊपर वाला पार्ट है, इस रीजन की बात बोल रहा है कि नहीं? ये कंप्लीट रीजन है हमारा। और सेकेंड क्या बोल रहा है? y इज लेस देन x, है ना? तो अब इसमें आप कोई सा भी पॉइंट पुट करके देख लो। जैसे मान लो मैंने यही पॉइंट फिर से पुट किया इस वाले इक्वेशन में, तो इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो x कितना है? 0 और y कितना है? 1। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं है। इसका मतलब इस लाइन के इस तरफ वाला रीजन नहीं होगा, इस लाइन के इस तरफ वाला रीजन होगा, है ना? और दोनों का कॉमन पार्ट देखो कौन सा आ रहा है? ये वाला, है ना? तो कैसे कर्व पहचान रहे, समझ में आ रहा है सबको? हमारे पास इनइक्वालिटी के टर्म में क्वेश्चन था, तो हमें कर्व मार्क करना आना चाहिए कि कौन सा रीजन हमें करने के लिए बोल रहा है। तो ये देखो, इनइक्वालिटी दोनों को प्लॉट किया, है ना? ये पॉइंट आप निकाल पाओगे इजिली, 1 हो जाएगा। तो जब एरिया कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखोगे? एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा आपका लेस देन 0 to 1, dx में इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना? यहां से जाके एक एलिमेंट चूज करो, ये वाला 0 to 1, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे? इंटीग्रेशन हो गया 0 से 1 तक। और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व कितना है? y इक्वल टू एक्स, तो हम x ले लेंगे y की वैल्यू, माइनस लोअर कर्व कितना है? एक्स स्क्वायर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, वैसे ही सेकेंड वाला कर्व है, एक सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब भी इनइक्वालिटी हो, सबसे पहला काम हमें यह करना है कि इनइक्वालिटी को हटा के इक्वालिटी लगानी है। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है? ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, है ना? तो हमेशा पहले इनइक्वालिटी को हटा के इक्वालिटी पुट करो और दोनों को प्लॉट करो। अब दोनों इजी कर्व है, हमें दोनों का ग्राफ पता है कि कैसा होता है। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, और x प्लस वाई इक्वल टू 1 क्या होगा?
ये वाला रीजन होगा, ये वाला कर्व होगा। अब देखो क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है जिसमें हम 0 0 पुट कर सकते हैं, तो जब 0 0 आप इस वाले में पुट करोगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। यानी 0 0 ये वाला रीजन था, यानी इस सर्कल का ये अंदर वाले रीजन की बात बोल रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट रीजन। इस वाले में आते हैं, ये भी ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो ओरिजिन हम पुट करके चेक कर सकते हैं। तो ओरिजिन पुट करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इस लाइन में ओरिजिन किस तरफ है, इस तरफ है, और इसके लिए इनइक्वलिटी क्या हो गया है, गलत हो गया है, इसलिए ये रीजन नहीं होगी, ये बाहर वाला रीजन होगा। तो दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा आ जाएगा, ये वाला पार्ट, है ना। और यहां पे भी आप एक ही एलिमेंट बना के इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व 0 से लेके 1 तक। क्लियर है। 16 का दोनों क्वेश्चन हो गया। थर्ड सेम टाइप का है। फोर्थ सर्कल का इक्वेशन फिर से है, बस ओरिजिन पे अब सेंटर नहीं है। ठीक है, और 17 भी सेम वही टाइप का है, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया था। ठीक है, तो शीट में आप सारे क्वेश्चन फिर से ट्राई करो, जो सब क्वेश्चन नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे तो एरिया आपको पता नहीं चलेगा कि एरिया हम कौन सा एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो एरिया एक बार मार्क करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में वो हर बार एरिया लिख के नहीं देगा कि मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है। लैंग्वेज के फॉर्म में या इनइक्वालिटी के फॉर्म में उसने दे दिया है, आपको उसमें से एरिया ढूंढना है कि एक्चुअली उसने मुझसे कौन सा एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोला है। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट आते हैं मिसलेनियस पे। तो मिसलेनियस में कहां से कहां तक था, मिसलेनियस था 13 14 15, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 13 14 15। तो मिसलेनियस पे आते हैं, मिसलेनियस पे क्वेश्चन नंबर 13 14 15। अब मिसलेनियस का डाउट बताओ। 13 के अलावा विशाल, 13 के अलावा और कोई डाउट, 13 के अलावा और कोई डाउट, 13 के अलावा और कोई डाउट। 13 14 15 तीन क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास उसने पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना। देखो उसने 3 पॉइंट्स दे रखा है, यानी उससे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 8 पॉइंट, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 8.2 में जो क्वेश्चन नंबर 4 था, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। उसमें भी पॉइंट्स दिया हुआ था, हमें एरिया कैलकुलेट करना था। यहां पे भी हमें पॉइंट्स दिया हुआ है और एरिया कैलकुलेट करना है ना। तो ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। देख लो क्या करना है। तो हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों पॉइंट को पहले एक नंबर लाइन पे और एक्स वाई प्लेन पे मार्क कर लो, एटलीस्ट हमें पता चला है कहां से कहां तक है। तो पहला पॉइंट है ए 2,0, तो यहां पे कहीं पे 2,0 मार लिया, ये पॉइंट ए हो गया। बी पॉइंट है 4,5, तो ये 2 है तो यहां पे कहीं 4 होगा और 5 इस तरफ कहीं होगा, है ना। तो यहां पे कहीं हमने बी ले लिया 4,5, ठीक है, एक रफ आइडिया से। और 6,3 है ना, तो 4 से आगे भी एक 6 होगा, है ना, तो यहां पे कहीं पे 6,3 होगा। तो ये हमने 3 पॉइंट मार्क कर लिए, तीनों को ज्वाइन करो तो ये देखो हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक रफ स्केच आप तैयार कर लो कि ये हमारा एरिया है, हमें ये निकालना है। ठीक है, क्योंकि जब हम एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे तो ट्रायंगल बनाने में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। ये देखो बस हमने पॉइंट मार्क किया है, जैसे 2 पॉइंट यहां पे है और 4 एक्स कोऑर्डिनेट पहले देखो, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 था, बी का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो ये 2 से आगे मार्क करेंगे, है ना। 6 यहां है तो हमें इससे भी आगे मार्क करना होगा। फिर वाई कोऑर्डिनेट पे आओ, वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये एक्स एक्सिस पे ही होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट 5 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये वाला पॉइंट ऊपर होगा और ये वाला पॉइंट नीचे होगा, है कि नहीं। तो बस एक रफ स्केच आप नंबर ग्राफ पे पॉइंट्स को मार्क करके देख लो कि कहां कहां होने वाला है ना। एक्चुअली में हम उसका कोई यूज करेंगे नहीं, आप कहीं भी प्लॉट करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें एरिया कौन सा कैलकुलेट करना है ना। तो देखो ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। आ गया विशाल समझ में कि कैसे मार्क हो रहा है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, आ रहा है समझ में विशाल। तो हमने सारे पॉइंट्स को मार्क कर लिया, अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है ये वाला।
तो इस वाले में देखो जो ये रीजन है, तो हम अगर इस रीजन में एक एलिमेंट चूज करते हैं ऐसा, ठीक है, तो क्या ये एलिमेंट पूरे रीजन के लिए वैलिड है? क्या ये एलिमेंट पूरे रीजन के लिए वैलिड है? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसका अपर पॉइंट इस लाइन पे है और लोअर पॉइंट इस लाइन पे है। लेकिन जब हम यहां पे एलिमेंट अगर फॉर्म करेंगे तो देखो अपर कर्व का, अब इस एलिमेंट का जो अपर पार्ट था उसका कर्व चेंज हो गया, लोअर पार्ट तो सेम है, अपर पार्ट चेंज हो गया। तो चेंज हो गया तो यानी सेम एलिमेंट काम नहीं करेगा। तो सेम एलिमेंट काम नहीं करेगा तो ये कहां तक काम करेगा, एटलीस्ट हम वो पता कर ले, है कि नहीं? तो कहां तक काम करेगा ये कैसे पता करेंगे? तो ये वाला एलिमेंट कहां तक काम करने वाला है? इसके एक्स कोऑर्डिनेट तक, है ना? यानी ये वाले पार्ट तक आपका इस एलिमेंट से काम चल जाएगा। तो इस वाले का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 4,0। यानी जब हम एरिया लिखेंगे तो एरिया क्या होगा? एक्स में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं है कि नहीं? एक्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स में इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना पड़ेगा? 2 से 4 तक। 2 से 4 ले लिया, है ना? और विड्थ तो इसका dx हो जाएगा। हाइट कितना है? हाइट हम अभी कैलकुलेट करते हैं। प्लस फिर से दूसरा एलिमेंट चूज करना पड़ेगा हमें इस रीजन के लिए। अब देखो इस रीजन में जो ये एलिमेंट बना है इसका दोनों पार्ट इस रीजन में पूरा कंप्लीट है, तो हमें नेक्स्ट एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा 4 से लेके 6 तक। तो ये 4 to 6 और dx। अब हाइट निकाल सकते हैं कि नहीं? इस हाइट के लिए क्या होगा? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, है ना? तो इस अपर कर्व निकालना है और माइनस लोअर कर्व निकालना है, और इसी के लिए भी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व निकालना है। अब क्योंकि यहां पे हमें कर्व दिया हुआ नहीं है ना, तो हमें कर्व बनाना पड़ेगा, ठीक ना? तो कर्व कैसे बनाएंगे? तो देखो 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट से हम इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं? 11th में हमने 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन लिखना सीखा था। कैसे लिखते हैं, है ना? तो इस दोनों पॉइंट को यूज करके पहले स्लोप निकालो। तो स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो स्लोप कितना है? 5/4 माइनस 2, है ना? और किसी भी एक पॉइंट को यूज कर लो। मान लो मैंने ये पॉइंट यूज किया, तो ये क्या होगा? y माइनस 0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 2, है ना? हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है? x1 y1 या x2 y2 कोई सा भी ले सकते हो। तो हमने इस पॉइंट को लेके पहले लाइन निकाल लिया, है ना? तो यहां से देखो y हमें मिल गया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 5/2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है? तो ये देखो हमारा y2 मिल गया, है ना? तो इस वाले को मैं y2 बोल रहा हूं, है ना? ये मेरा y2 है क्योंकि ये अपर कर्व है। वैसे ही इस दोनों लाइन को यूज करके लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस लाइन का इक्वेशन सेम उसी तरीके से ये फॉर्मूला यूज करो, दोनों में से कोई एक पॉइंट यूज कर लो और इस दोनों पॉइंट को यूज करके m निकाल लो, ठीक है? m क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना? यहाँ पे x1 y1 x2 y2 सब पता है आपको। तो यहां से जो कर्व आएगा उसका स्लोप उसका हमने जो y कोऑर्डिनेट है उसको y1 मान लिया, है ना? तो y2 माइनस y1 यहाँ पे लिख सकते हैं, y2 माइनस 1। ये हमारा हाइट हो गया। वैसे ही इस वाले एलिमेंट के लिए करेंगे तो इसका फिर से आपको लाइन का इक्वेशन निकाल के y निकालना पड़ेगा, और उस y को मैं y3 बोल रहा हूं। तो यहां से स्लोप कितना हो जाएगा? सॉरी, हाइट कितनी हो जाएगी? y3 माइनस y1। एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। आया विशाल समझ में? अरुणिता, किसी क्वेश्चन में डाउट? मिसलेनियस 13, 14, 15 मिला था। विशाल हो जाएगा, आप कर लोगे, है ना? तो सिंपली लाइन की इक्वेशन लिखनी है। इन जनरली लाइन की इक्वेशन वो नहीं देता है ना? क्यों? क्योंकि लाइन का इक्वेशन निकालना इजी होता है, तो वो लाइन की इक्वेशन आपसे कैलकुलेट करवाएगा। बाकी और कोई कर्व होगा तो या तो वो कर्व को डिफाइन करके दे देगा कि ये कर्व है, या नहीं तो वो कर्व का इक्वेशन दे देगा, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया था। और किसी क्वेश्चन में डाउट? जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में भी 3 लाइन है, तीनों लाइन को आप प्लॉट करोगे तो फिर से आपके पास एक एरिया बाउंड होगा, है ना? और यहां पे हमें लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमें लाइन दिया हुआ है। तो y2 माइनस सेम फॉर्मूला है, बस आप रीजन मार्क कर लो, आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 अभी तो बताया। 14 में क्या करेंगे? सेम यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें लाइन की इक्वेशन पता नहीं थी, इस वाले इक्वेशन में हमें लाइन की इक्वेशन पता है। तो देखो 14 में क्या करना है? 14, 13 सेम ही क्वेश्चन तो है। 13 में उसने हमसे लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करवाया और इस वाले में उसने लाइन का इक्वेशन दे दिया है। पहला क्या है? y2x प्लस y इक्वल टू 4, दूसरा 3x माइनस 2y इक्वल टू 6,
और तीसरा x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, एक रफ स्केच आप एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट कर लो। ठीक है, कहां होगा कैसे होगा एग्जैक्टली नहीं पता करना, लेकिन एटलीस्ट आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। देखो पहला वाला लाइन कहां से पास कर रहा है, y 0 होगा तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये 2,0 और x 0 होगा तो y की वैल्यू 4, यानी ये लाइन इस तरीके से यहां से पास करने वाला है ना। तो ये लाइन को मैं L1 बोल रहा हूं, L2 बोल रहा हूं और L3 बोल रहा हूं, तो ये हमारा L1 हो गया। दूसरा 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 करेंगे, सॉरी y 0 करेंगे तो x कितना आ जाएगा 2, यानी दूसरा लाइन भी इसी पॉइंट से पास करेगा। और जब y 0 होगा, x 0 होगा तो y कितना आ जाएगा -3, तो यहां पे कहीं पे ये पॉइंट हमारा कितना है 0,4 था। ठीक है, पॉइंट आप मार्क कर लो, और ये पॉइंट हमारा 0,-3 है। तो यहां से देखो बस लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन कैसे ड्रॉ करना है पहले भी मैंने बताया था, है ना, 11th में भी आपने किया है। और थर्ड वाला लाइन x को 0 करेंगे, y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू -5, तो -5 यहां कहीं होगा, ये -5,0, और y को 0 किया तो x की वैल्यू -5, और x को 0 किया तो y की वैल्यू -5/3, सॉरी कितना हो जाएगा +5/3, तो +5/3 कितना होगा 4 से कम होगा, तो यहां कहीं पे मार्क कर लो, और इसको आप इस तरीके से प्लॉट कर लो। तो देखो इधर तो कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन अब जब इस लाइन को आप आगे एक्सटेंड करोगे तो ये यहां कहीं पे कट करेगा। ठीक ना, तो ये तीनों लाइन से बाउंडेड रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन है। अरुणिता समझ में आ रहा है कैसे प्लॉट किया, है ना। लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखना पड़ेगा, है ना जनरली। तो बस एक आप रफ स्केच बनाओ, एग्जैक्टली आपको ग्राफ पेपर पे और स्केल वगैरह लेके नहीं प्लॉट करना है। अगर आप इस तरीके से कहीं कट नहीं करता है तो आगे एक्सटेंड करो कि आगे कट करेगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ये देखो ये पॉइंट तो ऑलरेडी हमें पता है 2,0, दूसरा हमें L1, ये हमारा कौन सा है L3 है, और ये हमारा L2 है। तो देखो L1 और L3 का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इस पॉइंट को अगर हम A बोलते हैं, इस पॉइंट को B बोलते हैं और इस पॉइंट को C बोलते हैं, तो B पॉइंट कहां से आएगा, B पॉइंट है L1 एंड L3, तो L1 और L3 को कैलकुलेट करके B निकाल सकते हो, और L3 और L2 को कैलकुलेट करके आप C निकाल पाओगे, है ना। तो L2 और L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका C आ जाएगा, और A पॉइंट किसका इंटरसेक्शन है, L1 एंड L2 का सॉरी B पॉइंट किसका है, B पॉइंट इसका नहीं है, फिर से करता हूं मैं, देखो B पॉइंट है L1 और L3 का, तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें यहां से हमें B मिलेगा। ठीक है, C पॉइंट L2 एंड L3 का है, तो L2 और L3 को सॉल्व करोगे तो आपको C मिलेगा, है ना। और L1 और L2 का इंटरसेक्शन ऑलरेडी हमें 2 पता है। ठीक है, तो L1 और L2 का इंटरसेक्शन ऑलरेडी हमें A पता है, तो A B C तीनों पता चल गया, है ना। बस आपको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेट में भी कौन सा कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, है ना। तो x कोऑर्डिनेट आप प्लॉट कर लो, और उसके बाद हमें इंटीग्रेट करना होगा, एलिमेंट चूज करेंगे। तो देखो यहां पे जब आप एलिमेंट चूज करोगे तो ये एलिमेंट कहां तक काम करेगा, सिर्फ इसी पॉइंट तक काम करेगा, है ना, इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 2, यानी अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं x1, y1 मान लेता हूं, और इसके कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान लेता हूं, ठीक है ना। x1, y1, x2, y2 आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक होगा, x1 से लेके 2 तक, है ना। और इसका क्या होगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व कौन सा है, L3 का y कोऑर्डिनेट, तो L3 का y कोऑर्डिनेट यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं, कितना होगा x + 5/3 माइनस लोअर कर्व L1 है इस वाले पार्ट में, तो L1 का y कोऑर्डिनेट कितना होगा 4 - 2x, है ना। तो ये हमारा पहले वाले एलिमेंट का हमने एरिया लिख लिया, प्लस फिर 2 से लेके x2 तक इंटीग्रेट करना होगा, और यहां पे जब एलिमेंट लेंगे तो ये एलिमेंट काम कर जाएगा, है ना। तो इसका अपर कर्व L3 देगा, ठीक है ना। तो L3 कितना लिखेंगे, फिर से यही है x + 5/3 और माइनस L1, अब कौन सा लोअर कर्व कौन सा होगा, L2 वाला, तो L2 का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3x - 6/2, है ना, और ये dx है। तो ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है, कर लोगे आप। अरुणिता समझ में आ गया,
विशाल समझ में आ रहा है? पहले वाले में हमने बस एलिमेंट लिखा था, ठीक है, पहले वाले में हमें पॉइंट दिया हुआ था तो हमें y निकालना पड़ा। यहां पे ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, बस हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है कि कहां से कहां तक हमें इंटीग्रेट करना है। क्लियर? और किसी क्वेश्चन में 13, 14, 15 हो जाएगा। सेम कर्व में वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x और एक पैराबोला है और एक सर्कल का इक्वेशन है, ठीक ना? दोनों समझ में आ रहा है? दोनों कर पाओगे? रीजन मार्क करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो बताओ, बाकी एरिया कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको पता है, ठीक ना? तो क्या करेंगे अब? ठीक है, समझ में आ जाएगा। अप टू 15 किसी क्वेश्चन में डाउट? अप टू 15 किसी क्वेश्चन में डाउट? हो गया सबका? अरुणिता, विशाल, ठीक है, आगे बढ़े। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये 4 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाले, ठीक है? तो ये 4 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना एरिया का, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट क्लास एरिया मिसलेनियस वाला, ठीक है? मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कर्व दिया हुआ है, एरिया आपको कैलकुलेट करके ऑप्शन में से मैच करना है, ठीक है? तो यहां तक आपका एरिया वाला शीट कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट क्लास में आपका मिसलेनियस वाला शीट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो एरिया वाले पार्ट में कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने डिफरेंशियल इक्वेशन पे, ठीक है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करने के लिए मिला था, एक्सरसाइज 9.2 का, याद है? 9.2 में हमारे पास हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या चीजें कंप्लीट की? तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने ये देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो ऑर्डर डिग्री में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ये चीज आपको जनरल कर्व देख के समझ में आ जाना चाहिए, है ना? जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, 1, 2 या 3 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा और इसमें क्या होगा? नोन कांस्टेंट होगा, ठीक है? और थर्ड हमने चेक किया था कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया हुआ है और जनरल सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, है ना? एक हमें कर्व दिया है और एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ठीक है? तो हमें चेक करना है कि ये कर्व इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा इस वाले कर्व को उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करके उसमें पुट करो, देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो एक्सरसाइज 9.2 था, है ना? 9.2 था जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ 9.1 में हमारे पास सिर्फ क्या था, ऑर्डर एंड डिग्री कैलकुलेट करने के लिए था, ठीक है? 9.2 के हमने 5 क्वेश्चंस दिए थे जिसमें हमें 9.2 कंप्लीट हो गया था आपका, ठीक है? तो 9.2 में क्या है कि आपके पास कर्व दिया हुआ है और साइड में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ना? और उन दोनों के बेसिस पे हमें ये चेक करके बताना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है? तो यहां तक हमें 9.2 में क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, ठीक है? 11 एंड 12 देखो, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर, ठीक है? अब बताओ कि जस्ट अभी हमने ये चीज आपको बताया है कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, यही चीज अभी हमने किया था, ठीक है? तो ये 3 चीज हमने सीखा है और 4th चीज हमने ये सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करना है, ठीक है? तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें हमने क्या सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमें फॉर्म करना है तो हम सिर्फ किससे फॉर्म करेंगे,
जनरल सॉल्यूशन से ही डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है तो इसी को हम डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम चेक नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। और डिफरेंशियल जनरल सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितने होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उतना ही होगा, है कि नहीं? इतना ही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, है कि नहीं? मतलब क्या हो गया कि अगर इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हमें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। अगर तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे तो तीन बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चार होंगे तो चार बार करना होगा, है कि नहीं? तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे, है कि नहीं? तो जनरल सॉल्यूशन में आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, ठीक है, इसमें आपके पास आर्बिट्ररी, इसमें हमारे पास क्या होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। लेकिन इस वाले पार्ट में क्या होगा, फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, इसमें से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमें जितने कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सिर्फ उतने टाइम्स ही डिफरेंशिएट करना है। विशाल, समझ में आया तुम्हारी क्या गलती हुई थी जो तुमने कल भेजा था, है ना? तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है सिर्फ उतने टाइम्स ही डिफरेंशिएट करना है, उससे ज्यादा बार नहीं करना है। उसी इक्वेशंस को यूज करके आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। ठीक है, उससे ज्यादा बार हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, वो अभी करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्मेशन में कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने बार ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उससे ज्यादा बार नहीं करना है, उससे कम बार नहीं करना है, एग्जैक्टली उतने टाइम्स। ठीक है, अब अरुणिता क्वेश्चन देखो 11, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 है ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 4 है, ठीक है, तो इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, निकाल नहीं सकते? बताओ कितने होंगे अरुणिता? अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 है तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे? तो जस्ट अभी मैंने बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हम कैसे करते हैं कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतने टाइम्स ही डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, और वही हमारा क्या बन जाता है, ऑर्डर बन जाता है। ठीक है, तो अगर किसी में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितने का होगा, 2 का होगा। अगर किसी में तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो ऑर्डर कितने का होगा, 3 का होगा। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो ऑर्डर कितने का होगा, 1 का होगा। तो इसने बोला, इसने उसका रिवर्स बोला है ना। तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 है तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, पता कर पाओगे अरुणिता? होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे? विशाल बताओ। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में चार और फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे? अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर का है तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे? 4 होगा। बस सिंपल नहीं है, इजी है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12 भी है, कर पाओगे? 11 12 दोनों इजी है। ठीक है, बस आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑर्डर डिफाइन करता है और जितने ऑर्डर का है इसका मतलब ओरिजिनली जनरल सॉल्यूशन में उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहे होंगे, है कि नहीं? सिंपल है। तो बस यही तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में हो जाएगा अब। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 9.3 पे। 9.3 में जो विशाल गलती तुम कर रहे थे वो ये था कि क्वेश्चन नंबर 2 तुमने किया था, ठीक है, 3 में डाउट है। जो तुम 2 कर रहे थे, 2 को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इस क्लास में हम लोग बस एग्जाम्पल ही करने वाले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी डाउट्स वगैरह हो वो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर में है, देखो y इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे
तो हमें यहां पे 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हमें इसको कितने बार डिफरेंशिएट करना है, ओनली 2 टाइम्स, ठीक ना, ओनली 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, 2 बार से ज्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं करना है, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतने बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएट किया y डैश, ये कांस्टेंट है तो 0 हो गया, और यहां से कितना आ जाएगा माइनस ट्वाइस ax, लेकिन ये हमारा काम नहीं बना, हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार और इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे, तो y डैश इक्वल टू y डबल डैश इक्वल टू माइनस ट्वाइस ax, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन बना, क्या हमारा ये इक्वेशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री हो गया? नहीं हुआ, इसमें अभी भी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यानी ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो तुम्हारे पास ओरिजिनली एक इक्वेशन ये है ना, और इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये लिखा था, तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, 3 इक्वेशन है। 3 इक्वेशन को यूज करके आपको करना क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो कैसे एलिमिनेट करोगे, इस वाले में देखो सिर्फ आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, ट्वाइस है, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो देखो हमारा a कैंसिल हो जाएगा, है ना। b से कोई फर्क नहीं पड़ता, b को हमें एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, बस आप डेरिवेटिव में कोई रिलेशन बता दो जो फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो, तो दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा, y डैश अपॉन y डबल डैश इक्वल टू x, है ना। तो y डैश इक्वल टू कितना हो गया, x टाइम्स y डबल डैश, यही हमारा क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है विशाल, समझ में आया कि सेकंड में क्या गलती कर रहे थे, इसको 3 बार डिफरेंशिएट नहीं करना है, अगर 3 बार इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 तो हो जाएगा, लेकिन हमें 3 बार नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 ही है, तो सिर्फ 2 बार ही हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बस आपको देख के ये समझना है कि हमें कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक ना। y डैश y स्क्वायर था, कोई बात नहीं, ठीक है, उसको सही कर लो, अगर ये y स्क्वायर है, ठीक है, तो y स्क्वायर है तो इसको सही कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, चलो y स्क्वायर वाला करते हैं इसी क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो इसी को मैं y स्क्वायर करता हूं, मैं इसी को अलग क्वेश्चन बना लेते हैं। y स्क्वायर अगर होता तो a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी भी हम वही करते, क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू माइनस ट्वाइस एक्स, है ना। अभी भी हमारा काम नहीं बना, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 को हटा दिया, तो पहला हो जाएगा y डैश का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, सॉरी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y डैश स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस a। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा सही तरीके से लिखता हूं, वाई डैश इक्वल टू माइनस ए एक्स, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ठीक है विशाल, समझ में आया यहां तक, है ना। अब देखो अभी भी इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं बना है, क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो हमें करना क्या है, इस तीनों को यूज करके किसी तरीके से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो देखो यहां पे a है और यहां पे a है, तो यहां से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, कितना होगा, माइनस वाई डैश बाई एक्स। इस अगर a की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो देखो क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू वाई डैश बाई एक्स। देखो इसमें कहीं भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। आया समझ में विशाल, अरुणिता समझ में आया कि क्या कर रहे हैं, क्यों 2 बार ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 3 बार डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करना आना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या समझ में नहीं आया, सेकेंड इक्वेशन समझ में नहीं आया। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, सिंपली पहला इक्वेशन तो इक्वेशन ही हमें दिया हुआ था, है ना, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये चीज नहीं आएगा, सिंपल डेरिवेटिव ही तो और कुछ भी नहीं है। डी बाई डी एक्स कर रहे हैं हम दोनों साइड, ठीक है, डी बाई डी एक्स कर रहे हैं दोनों साइड, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो चेन रूल लगाओगे तो यही तो आएगा, नहीं होगा,
आया समझ में? अरुणिता समझ में आया सेकंड इक्वेशन? और थर्ड इक्वेशन फिर से हमें प्रोडक्ट टूल लगा के उसको करना पड़ा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? आया समझ में अरुणिता? ठीक है, सिंपली बस चेन रूल यूज करके डिफरेंशिएट किया है। ऐसा तो हम लोग पहले भी तो किया था हमने, जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने बहुत सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था। तो वहां पे हम यही तो करते थे, हमें डिफरेंशिएट एक्स के टर्म में करना है लेकिन इक्वेशन वाई में दिया हुआ है तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है y इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर 3x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन है हमारे पास। इसमें देखो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब हमें इसे कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y डैश इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? कर पाओगे? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 3x माइनस ट्वाइस बी ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2। सिंपली हमने चेन रूल यूज किया, क्योंकि हमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसलिए हमें इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9a ई टू द पावर 3x माइनस माइनस प्लस 4b ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 यहां तक कर लिया था। अगर यहां तक कर पा रहे हो तो सही है, सही जा रहे हो। ठीक है, इसके आगे हमें, अब हमने 2 बार डिफरेंशिएट तो किया लेकिन फिर भी हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ है ना, किसी भी पार्ट में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ। तो देखो हमारे पास इक्वेशन कितने हैं? 3 इक्वेशन है कि नहीं? और वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल है ए और बी। तो ए और बी को हम हटा नहीं सकते, सिंपल 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। करना क्या है? देखो अगर हम इस वाले इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इक्वेशन 2 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया? 3y डैश इक्वल टू 9a ई टू द पावर 3x माइनस कितना होगा? 6b ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स। आ गया, दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो माइनस किया तो ये टर्म कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ गया? y डबल डैश माइनस 3y डैश इक्वल टू 6 4 10b ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स। देखो यहां से b की वैल्यू हमारे पास आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई? y डबल डैश माइनस 3y डैश डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स ई टू द पावर माइनस ट्वाइस बी, सॉरी ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स। क्लियर है विशाल? b कैसे निकाला समझ में आ गया है ना? अब क्या करना है, हमें इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके a और b कैलकुलेट करना है ना? तो देखो हमने इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके हमने b निकाल लिया। वैसे ही सेकंड वाले में क्या करेंगे, फिर से इस वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? इक्वेशन 2 में फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया हमारे पास? इक्वल टू 6a ई टू द पावर 3x माइनस 4b ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स। और थर्ड इक्वेशन है हमारे पास y डबल डैश इक्वल टू 9a ई टू द पावर 3x प्लस 4b ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स। ठीक ना? दोनों को ऐड करोगे कितना होगा? 2y डैश प्लस y डबल डैश इक्वल टू 9 6 15a ई टू द पावर 3x। ये टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से देखो a की वैल्यू मिल गई, a कितना हो गया? 2y डैश प्लस y डबल डैश बाय 15 ई टू द पावर 3x। विशाल क्लियर है? हमने a और b कैसे निकाला? हमें a पता चल गया, b पता चल गया, दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो कहीं भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा, है ना? तो करना क्या है, इस इक्वेशन को a और b की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, सिंपल सी चीज है। 3 इक्वेशन है तो हम एलिमिनेट ऑब्वियसली कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहां तक। क्लियर है? तो कैसे एलिमिनेट हो रहा है समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपको जो इक्वेशन फॉर्म हो रहा है बस उसको यूज करके आपको सॉल्व करना है। और किसी क्वेश्चन में डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में और किसी क्वेश्चन में डाउट? एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 5
1 to 5, 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हमें माइंड में बस यही रखना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा फॉर्म होने वाला है उसमें कहीं भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को 9.3 में 1 to 5 में बस। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, अभी उसके लिए टाइम है। ठीक है, तो 1 to 5 में हमें इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो। ठीक है, इक्वेशन हमें गिवन है तो हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। यहां तक किसी को डाउट? जल्दी बताओ, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 to 5 में किसी को डाउट? 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5 में किसी को डाउट कोई किसी टाइप का नहीं है? चलो, तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कि इसका क्या आंसर आने वाला है। और डिफरेंशियल इक्वेशन ही एक्चुअली में हमें फॉर्म करना सीखना है मेनली। ठीक है, तो अगर वो ऑर्डर या डिग्री पूछता है तो उसके लिए कोई सिंपल सा वो एक 1 मार्क का कुछ क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि इसका ऑर्डर बताओ। ठीक है ना, लेकिन जो मेनली इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है वो एक फॉर्म करने वाला होता है, उसके आगे जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला वो वाला होता है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर। ऑर्डर और डिग्री निकाल के बताओ इस इक्वेशन का कितना होगा। y डबल डैश प्लस 5x y डैश का होल स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू ln x। क्वेश्चन नंबर 2, y डैश का होल क्यूब माइनस 4 y डैश का होल स्क्वायर प्लस 7y इक्वल टू साइन x। फर्स्ट का ऑर्डर एंड डिग्री बताओ, इसी ऑर्डर में ऑर्डर एंड डिग्री बताओ। ऑर्डर एंड डिग्री बताओ फर्स्ट का। ऑर्डर एंड डिग्री बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्डर एंड डिग्री फर्स्ट का कितना होगा? फर्स्ट का ऑर्डर डिग्री जल्दी। फर्स्ट का ऑर्डर एंड डिग्री, फर्स्ट का ऑर्डर आ रहा है ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1 सही है ना? तो ऑर्डर 2 डिग्री 1। ठीक है, सेकंड का बताओ। बाकी लोग समझ में आ रहा है ऑर्डर डिग्री कैसे निकल रहा है? ऑर्डर 2 डिग्री 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ऑर्डर एंड डिग्री बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 ऑर्डर एंड डिग्री बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 ऑर्डर एंड डिग्री बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 ऑर्डर एंड डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 ऑर्डर एंड डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑर्डर 1 डिग्री 3, ऑर्डर 1 डिग्री 3 सही है। ऑर्डर 1 डिग्री 3। ठीक है, ये ऑर्डर है, ये डिग्री है। थर्ड का बताओ, थर्ड का ऑर्डर और डिग्री क्या होगा? थर्ड का ऑर्डर और डिग्री क्या होगा? थर्ड का ऑर्डर एंड डिग्री। थर्ड का ऑर्डर एंड डिग्री। थर्ड का ऑर्डर 4 एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सही बात है, समझ में आ रहा है। डिग्री इसका डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर में डेरिवेटिव आ गया है ना, तो इसका हम डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ऑर्डर बोल सकते हैं। तो ऑर्डर तो 4 हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे हमें 4th ऑर्डर का हाईएस्ट 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है।
लेकिन डिग्री के बारे में क्या बोलेंगे, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्लियर यहां तक? तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में समझ में आ रहा है कि अगर हमें डिग्री और ऑर्डर दिया रहे तो हम उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि इसका डिग्री और ऑर्डर कितना होने वाला है ना। इजी सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसको बस आप कंप्लीट करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कर लो इसी के कंटिन्यूएशन में। ठीक है, इसको आप कंप्लीट करो, आंसर लिखना मत क्योंकि लिखने में दिक्कत होगा और टाइम भी लगेगा। तो मैं यहां पे फिर साथ में सॉल्व करता जाऊंगा, सॉल्व करके बताओ। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन लिखा रहता है, उसमें जो अननोन वेरिएबल होते हैं उसको वो लिख देता है। यहां पे क्या है, ए इज अ पैरामीटर। ठीक है, तो जो आर्बिटरी कांस्टेंट होता है उसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी कभी वो मेंशन कर देगा कि इसमें पैरामीटर क्या है। ठीक है, तो यहां पे पैरामीटर क्या है, ए है, और आर्बिटरी कांस्टेंट क्या है, ए है ना। तो आर्बिटरी कांस्टेंट को पैरामीटर भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन में बस लिखने का तरीका है। ठीक है, सही है, ऑर्डर 4 है और डिग्री डिफाइन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 करो। 4 में बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। पहले बताओ कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो इसका डिग्री नॉट डिफाइन है। 4 में बताओ कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा। समझ में आ रहा है, 1 टाइम्स, क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है और एक ही पैरामीटर है। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ट्वाइस एक्स प्लस 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू ट्वाइस ए। ठीक है, ये हमने डिफरेंशिएट किया, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अभी भी हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 सॉल्व करोगे, आपका आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा, क्वेश्चन आप जल्दी निकाल पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, 2 हो गया, 5th करो। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, 1 टाइम्स, क्योंकि पैरामीटर यहां पे भी एक ही पैरामीटर है। ठीक है, तो हम ए को यहां पे पैरामीटर मान के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो देखो अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको सॉल्व करने में। ठीक है, आपको एलिमिनेट करने में दिक्कत होगी, तो उससे बेटर क्या है कि पहले इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो अगर हम इक्वेशन को एक्सपेंड कर देते हैं तो देखो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहां से हमारा इजी सा इक्वेशन क्या हो गया, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स। तो अब हम इक्वेशन 1 इसको बोलेंगे। ठीक है, हमने इक्वेशन को क्या किया, थोड़ा सा जो कर्व उसने आर्बिट्री जो उसने जनरल कर्व दिया हुआ था उसको हमने थोड़ा सा रीडिफाइन करके लिखा। डायरेक्टली भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ये कर लिया, अब क्या करो, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो 2x प्लस 4y है ना, 4y इंटू वाई डैश इक्वल टू ट्वाइस ए, ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर से क्या करेंगे एलिमिनेट करने के लिए, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, क्योंकि हमें ये दिखाई दे रहा है कि दोनों को डिवाइड करने से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी तो 2 से इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, एक ही बात है, जैसे भी कर लो, है ना। तो आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करके बताओ, है ना। तो पहले ट्राई करो कि अगर हम अपने इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, है ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने में थोड़ा सा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है,
तो उस चीज का बस ध्यान रखना, और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 करो, क्वेश्चन नंबर 6 करो। क्वेश्चन नंबर 6 करो। क्वेश्चन नंबर 6, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना होगा, है ना। तो देखो y डैश इक्वल टू m टाइम्स e टू द पावर mx, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आया किसी का, निकाल पाओगे, है ना। तो देखो हमारे पास इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। तो अगर हम दोनों को एक बार डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो देखो यहां पे कांस्टेंट तो एक ही है, एक से ज्यादा बार हम डिफरेंशिएट भी नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक बार हम डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। तो y बाई वाई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई m, और इसको उल्टा कर लेते हैं, y डैश बाई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m, ठीक है। अब देखो क्या ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, जो हमने डिवाइड किया, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है, हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इस m की वैल्यू को आप इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, e टू द पावर m, कितना लिखेंगे, m कितना लिखेंगे, y डैश बाई वाई इंटू एक्स, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर कोई दूसरे तरीके से इसको सोचता है तो दूसरे तरीके से भी आप सोच के कर सकते हो। हमारे पास इक्वेशन था y इक्वल टू ई टू द पावर mx, तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, अगर हम स्टार्टिंग में ही लॉग ले लेते, है ना, अगर आप इसी इक्वेशन में, है ना, एक और मेथड 2 देखो, मेथड 2, अगर आप इसी में लॉग ले लो दोनों तरफ और ln ले लो, तो ln y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mx, और अब अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका इजीली दिख जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू m, है ना, और m की वैल्यू, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, फिर से आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, 1 बाई 2 कर दो, यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है, कैसे एलिमिनेट किया समझ में आ रहा है। इक्वेशन आपको दिख रहा है कैसा है, लेकिन बस हमें वैल्यूज को किसी तरीके से रिप्लेस करना है, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे करो, लेकिन आप एटलीस्ट रिप्लेस करो उसको, कि किसी भी तरीके से आप रिप्लेस कर सको तो ही हो पाएगा, ठीक है, बाकी वैसे में प्रॉब्लम होगा फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करो। 7 में y इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x, a cos 2x प्लस b sin 2x, दो वेरिएबल है तो दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, y डैश इक्वल टू माइनस टाइम्स ट्वाइस a साइन ट्वाइस x, प्लस यहां पे करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 cos ट्वाइस ax, और एक बार और डिफरेंशिएट करना है हमें, तो y डबल डैश इक्वल टू माइनस 4a cos 2x प्लस 4, यहां पे b होगा, यहां पे x होगा, 4b साइन ट्वाइस x, ठीक है, और यहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -4 दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं, तो -4 कॉमन ले लिया, तो देखो a cos ट्वाइस x प्लस b साइन ट्वाइस x, ठीक है। और देखो यही चीज क्या था हमारा, ओरिजिनली y की वैल्यू थी, तो इसको यहां पे पुट कर सकते हैं, तो y डबल डैश इक्वल टू -4y, ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। आ रही है समझ में बात कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, कैसे हम एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। एलिमिनेशन पहले आपको अच्छे तरीके से समझना है कि आप एलिमिनेट कैसे कर रहे हो, ठीक है। एलिमिनेट कर पाओगे, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज माइंड में रख के चलो कि हमें जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने बार डिफरेंशिएट करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें उसी इक्वेशंस को यूज करके हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जहां पे क्या है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन उसने एक्चुअली में फॉर्म करके दे दिया है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि अब हमें जनरल इक्वेशन को भी खुद से फॉर्म करना है और फॉर्म करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो इक्वेशन डायरेक्टली नहीं देगा। ठीक ना, इक्वेशन डायरेक्टली नहीं देगा तो हमें करना क्या होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमें खुद से फॉर्म करना है ना। तो वो लैंग्वेज के टर्म्स में कुछ क्वेश्चंस देगा। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। ठीक है, इसको देखो कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक है कि उसने इक्वेशन दिया, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन whose center is find the differential equation of family of circles whose center at origin। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन में इसने लैंग्वेज के फॉर्म में दे दिया और इसने हमसे डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया हुआ नहीं है ना, तो हमसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोल रहा है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमारे पास एक जनरल कर्व का इक्वेशन होना चाहिए, लेकिन इसने इक्वेशन तो दिया नहीं। लेकिन इक्वेशन नहीं दिया है तो उसने हमें ये इंफॉर्मेशन दिया है और हमें ये पता है कि जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक फैमिली ऑफ कर्व होता है। तो यहां पे उसने फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात बोल रहा है ना। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप कुछ सर्कल्स ड्रॉ करो, है ना, क्योंकि हमें यह पता है कि जो फैमिली ऑफ सर्कल है उसमें एक से ज्यादा मेंबर होंगे, है ना। तो लेकिन सबकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि सबका सेंटर ओरिजिन पे है। तो सेंटर ओरिजिन पे अगर हम सर्कल ड्रॉ करें तो ऐसा बनेगा, कोई ऐसा भी बना सकता है, कोई ऐसा भी बना सकता है। इस टाइप से दिख रहा है कि ये सब क्या है, ये सब क्या है, इसी फैमिली ऑफ सर्कल्स के एलिमेंट है। यानी हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि वेरिएबल क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि देखो सबका सेंटर तो ओरिजिन पे है लेकिन रेडियस सबका वेरी कर रहा है। तो जो हम जनरल कर्व लिखेंगे, है ना, पहले हमें जनरल कर्व लिखना है और इसी को हम बोलते हैं फैमिली ऑफ इक्वेशन। तो फैमिली ऑफ इक्वेशन इस केस के लिए क्या होगा, सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, इन सारे सर्कल की इक्वेशन एक साथ, सबका रेडियस बस वेरी कर रहा है। तो रेडियस वेरी कर रहा है तो और सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे। तो सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए इक्वल टू आर स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये क्या है एक्चुअली में, इसी जो इसने इंफॉर्मेशन दिया था इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये सर्कल पॉसिबल है ना। और ये सर्कल को अगर आप प्लॉट करोगे तो इसी टाइप का बनेगा क्योंकि सब में रेडियस फिक्स नहीं है ना। तो यहां पे यही हमारा क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और यही आर हमारा यहां पे क्या है, पैरामीटर है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, और एक बार इक्वेशन फॉर्म हो गया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमें एक दिखाई दे रहा है, बस हमें करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है। कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, 1 टाइम्स। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखो हमने फॉर्म कर लिया। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है विशाल, अरुणिता, कैसे सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, कैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया कैसे करना है। समझ में आया कैसे करना है, क्लियर है, किसी को डाउट। किसी को डाउट, किसी को डाउट, सही है, समझ में आ रहा है। तो हमें कैसे इक्वेशन फॉर्म करना है वो चीज हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है,
क्लियर है? तो हम इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं ना। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस में यही है, आपको कर्व दिया हुआ होगा, ठीक है, उस कर्व में डायरेक्टली उसने इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। अगर इक्वेशन देगा तो हम डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे, है ना, जो कि हमने 1 to 5 में किया था। लेकिन अब क्या है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दे रहा है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का फैमिली ऑफ कर्व दे रहा है, ठीक है। तो किसी भी टाइप से वो फैमिली ऑफ कर्व डिफाइन कर रहा है, उस कर्व को यूज करके पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, ठीक है। सॉरी, पहले एक जनरल कर्व बनाएंगे, फैमिली ऑफ कर्व बनाएंगे, और उस कर्व के बेसिस पे हम अपने क्वेश्चंस का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.3 में 1 to 5 हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ठीक है। 4 क्वेश्चन आप ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को अभी और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम और एग्जांपल लेंगे। अभी तक हमने दोनों टाइप के एग्जांपल लिए थे, अब हम इसी टाइप के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लेंगे, है ना। तो लैंग्वेज से कैसे हमें कर्व फॉर्म करना है और उसके बाद कैसे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, वो चीज हमें सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो आप ये एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट करो, है ना। और मिसलेनियस वाला चैप्टर का, है ना, चैप्टर 8 आपका 4 क्वेश्चन वहां पे थे, है ना। तो वो चैप्टर ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उस चैप्टर को आप कंप्लीट करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये 4 क्वेश्चन डिस्कस करके आप ट्राई करना जितने क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट फिगर ड्रॉ करो, जो वो बोल रहा है उस फैमिली को प्लॉट करने का ट्राई करो और उसके बेसिस पे इक्वेशन लिखने का ट्राई करो, ठीक है। नहीं होगा तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम और करेंगे फॉर्मेशन पे ही, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारे पास और भी ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के हम क्वेश्चन लेंगे और फिर उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहां तक हम इसको कंप्लीट करते हैं। अभी के लिए आप ये क्वेश्चंस ट्राई करो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलो बाय।